कोई ट्रेडिंग को सही बताता है, कोई इन्वेस्टमेंट को सही बताता है। आपका नज़रिया क्या है? आप ट्रेडर बनो या इन्वेस्टर बनो, भाई साहब दोनों में ज्ञान की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आपका ज्ञान नहीं है तो गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि आपका लॉस होना निश्चित है। ट्रेडिंग से पहले आप क्या करते थे और ट्रेडिंग में आप कैसे आए, कब आए और क्यों आए? स्टॉक मार्केट केवल आप सीख लें उससे पैसा नहीं बना सकते। कोई भी आदमी जो ये कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट सीख के पैसा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। उसको अपने दिमाग पर, अपनी साइकोलॉजी पर, अपने सिस्टम पर, अपने आप पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आजकल काफ़ी सारे जो बच्चे ना वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स को डर लग रहा है। तो उन पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे आप कि बच्चों को करने देना चाहिए या नहीं करना? देखिए, जो बच्चे 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन से पहले कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप कितने ही अच्छे सही इसको मत करिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट है। तो जो आदमी अगर ये समझ ले कि मैं परिपूर्ण हो गया, तो समझ लो उसकी ग्रोथ रुक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज का ये पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक मास्टर क्लास है स्टॉक मार्केट की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहते हैं, उसमें ग्रो करना चाहते हैं, उसमें प्रो बनना चाहते हैं, तो ये मास्टर क्लास आपको जरूर देखनी है। और इस पे खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ है वन एंड ओनली ट्रेडिंग के महारथी, ट्रेडिंग के किंग दीपक वाधवा सर। सर नमस्कार हिम्मत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने मुझे बैठे बिठाए उपाधियाँ दे दी है, किंग और महारथी, मैं तो भाई साहब अभी आई एम द स्टूडेंट ऑफ मार्केट, क्योंकि रोज़ मार्केट कुछ सिखा रही है और हम रोज़ कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपने आप को किंग कहता है वो बहुत जल्दी डूब जाता है, और जो ये कहता है कि भाई साहब मैं सीख रहा हूँ और हाथ जोड़ के सीखता है, वो ज़रूर सीख पाता है। तो मार्केट में, क्योंकि मार्केट कल क्या करेगी हमें नहीं पता, सब कुछ अनप्रिडिक्टेड है। बिल्कुल तो सही जब बात। कुछ प्रिडिक्शन है ही नहीं, तो हमारा कितना ही ज्ञान हो, हम कहें मार्केट ऊपर जाएगी वो अगले पल नीचे चली जाती है, हम कहें नीचे जाएगी वो अगले पल ऊपर चली जाती है। तो यहाँ जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना, वो भी सारे फेल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा, जैसे आप माइंड की बात करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सूझबूझ से जो आदमी काम करेगा, सीख के समझ के जो आदमी काम करेगा, वो फिर भी थोड़ा बहुत कमा सकता है। लेकिन बहुत जो सोचे कि भैया मैं तो परम ज्ञानी हो गया, मैंने वो परम ज्ञानी सारे फेल होते हुए देखे हैं। पहले ही बाल पे छक्का मार दिया, पहले ही बॉल पे। क्योंकि भाई लता मंगेशकर, तो एक बार पूछा गया था कि आपको म्यूजिक कितना आता? आप तो सदियों से सालों से इसको जी रहे हैं, आपने तो बहुत ज़्यादा लर्निंग की है। तो लता मंगेशकर जी का कहना था कि मुझे ए से बी नहीं आता म्यूजिक का, मैं अब तक सीख ही रही हूँ, आज भी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो जो टॉप पे बैठते हैं ना, वो अक्सर यही बातें करते हैं। तो देखिए देखिए, ज्ञान जो है वो इतना विशाल है, ठीक है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो पृथ्वी का ज्ञान हो, चाहे वो आकाशीय ज्ञान हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो व्यक्तिगत दो लोगों की हो। आप देखिए, हर आदमी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी आदमी ज्ञान में परिपूर्ण नहीं है, हम्म, क्योंकि ये प्रकृति जो है ये असीमित ज्ञान का सागर है। हम्म, आप देखिए कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, अभी तक वो ओशन को पता कर पाए नहीं। नहीं। क्या वो आकाशीय को कर पाए नहीं। हम बातें करते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, क्या कोई आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है कि अर्थक्वेक कब आएगा? नहीं। साइंस कितनी आगे पहुंच गई। लोग कहते हैं मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई, लोग मर रहे हैं फिर भी। अगर ऐसा हो तो लोग बच जाए ना। सही बात है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट है। हम्म, तो जो आदमी अगर ये समझ ले कि मैं परिपूर्ण हो गया, तो समझ लो उसकी ग्रोथ रुक गई। और जो आदमी ये सीखे कि मैं सीखने के लिए बना हूँ और रोज़ कोशिश करे सीखने की, कहते हैं ना कि एक बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है, सही बात है। तो ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। हम्म, तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ज्ञान यहाँ दुनिया में परिपूर्ण हो गया, तो इसका मतलब आज के बाद ना तो नए जहाज बनेंगे, ना नई गाड़ियाँ बनेंगी, ना नए डेवलपमेंट होंगे, ना नए सॉफ्टवेयर बनेंगे। इसका मतलब अगर सब चीज़ आगे बढ़ रही है,
तो इसका मतलब आविष्कार तो हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, लोग पिछले ज्ञान को बेस बना के आगे बढ़ रहे हैं। जब मोबाइल फ़ोन आया तो 1G था, फिर 2G था, फिर 3G था, अब 5G आ गया, 4G आ गया, अब 10G की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब ज्ञान तो बढ़ रहा है ना, तो सही बात। परिपूर्ण कुछ नहीं है। दीपक भाई, मैं भी पिछले 14-15 साल से वैदिक मैथ्स पर मेमोरी पे काम कर रहा हूँ। जी। तो उस प्रोसेस में मैंने कुछ नेशनल रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तो मुझे भी ये जो बड़े बड़े टाइटल मैंने नहीं दिए, मीडिया ने दे दिए, मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग। तो मुझसे भी अक्सर पूछा जाता है कि वैदिक मैथ में तो 16 सूत्र ही हैं, तो आपको तो पूरा वैदिक मैथ आ गया होगा। मैंने उनको जवाब देता हूँ कि पिछले 14-15 साल से वैदिक मैथ सीख ज़रूर रहा हूँ, लेकिन जितना सीखता जा रहा हूँ वो उतना ही वाइड होता जा रहा है। आज भी मुझे ये लगता है कि मुझे ए से बी नहीं आया। मुझे वैदिक मैथ्स का वी भी नहीं पता। तो बिल्कुल सही कहा, मतलब ज्ञान की अथाह अथाह है। भाई, मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। ना मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता, ना इन्वेस्टमेंट के बारे में पता। तो बहुत सारी ऑडियंस भी ऐसी होगी जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना भी चाहती होगी, ग्रो भी करना चाहती होगी। तो जो ये 2 टर्म हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो इनके बारे में समझाइए, क्या ट्रेडिंग होता है और क्या इन्वेस्टमेंट होता है? देखिए, मैं आपको बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है। एक व्यक्ति है, उसने कोई एक शेयर खरीद लिया। हुँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे, हुँ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, ठीक। जिसका शेयर ट्रेड होता है। हुँ, अब शेयर कभी भी ऐसा नहीं है कि आज वो 1 रुपये का है और वो सीधा 100 पहुंच जाए। वो 1 से 10 आएगा, फिर 10 से 5 आएगा, फिर 5 से 12 जाएगा, फिर 12 से 3 आएगा, फिर 3 से 20 जाएगा, फिर 20 से 8 आएगा। ऐसे ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। जैसे कि, और ये चीज़ आप देखते होंगे रोज़मर्रा में, गोल्ड का प्राइस भी रोज़ ऊपर नीचे होता रहता है। सही बात है। आप ज़मीन का प्राइस देखते होंगे कि कभी आप सुनते होंगे गांव में, जैसे आप इधर से आते हैं रोहतक से, रोहतक से है ना, मैं झज्जर से। झज्जर से आते हैं, तो आप सुनते होंगे कि ये ज़मीन 20 लाख रुपए एकड़ हो गई। पहले 4 लाख थी, फिर 5 हो गई, अब आपने कहा यहाँ सड़क बन गई, अब तो 20 लाख हो गई। तो 20 लाख का एक उसको रेट मिल गया। ठीक है। जब आप बेचने जाते हैं तो हो सकता है 18 में बिके, 12 में बिके, 17 में बिके, वो उसका रेट हो गया। सही बात तो है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तय किया जाता है। तो अब आपने क्या किया, अगर ज़मीन जैसे खरीदी और आपने आज 1 लाख की ज़मीन खरीदी और आपने उसे रख लिया 10 साल 20 साल, तो अब आपको लगा कि मैंने 1 लाख की जो खरीदी थी वो 25 लाख की हो गई। तो ये तो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी कि आपने एक चीज़ पूरे पैसे दे के खरीदी और आप उस पर बैठ गए। अब आपने उसके साथ उस पर पहला कंपोनेंट पैसा दिया और ज़मीन खरीदी। अब दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपने समय दिया उस पर। जैसे चार्ट बनता है ना एक्स और वाई, तो कभी भी एक्स एक्सिस एक साथ नहीं भाग सकती, उसके साथ वाई एक्सिस ज़रूर होएगी। तो एक एक्सिस पे आप टाइम लगा दीजिए, तो जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे उतनी वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की बढ़ती रहेगी समय के साथ। जैसे आपने आज से 20 साल पहले सोना लिया होता तो 4,000 था, आज 1 लाख के आसपास है। सही बात तो है। ये इन्वेस्टमेंट हो गई। हुँ, अब दूसरा क्या है कि आपने 1 लाख की ज़मीन ली, 2.5 लाख हुई, बेच दी। ठीक है। फिर आपने 2 लाख पे खरीदी, फिर 4 लाख की बेच दी, फिर 3 लाख की खरीदी, फिर 6 लाख की बेच दी। यानी कि आप ट्रेड कर रहे हैं, रोज़मर्रा में अपने लिए एक आय का सोर्स बना रहे हैं। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे एक दुकानदार होता है वो ट्रेड करता है, वो ब्रेड दूध दही ये सब लेके आता है, एक जो वो होता है दुकानदार, जो परचून की दुकान वाला होता है, तो उसका क्या काम होता है, वो अपने यहाँ सारा बारदाना भरता है, दुकान में सजाता है, दुकान बिस्किट दही दूध ये वो ABCD जो भी प्रोडक्ट हैं, टॉफ़ी टूफ़ी ये। अब वो ट्रेडर है, वो कोई इन्वेस्टर नहीं है। वो रुपए की चीज़ लाया, 1.25 की बेच दी, रुपए की लाया 1.25 की बेच दी, 50 रुपए की दूध की थैली लाया 52 की बेच दी। उसने उसे रख के पनीर तो नहीं बनाया ना, उसका काम है ट्रेडिंग करना। अब ट्रेडिंग कौन करता है, ट्रेडिंग वो करता है जिसका की सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग होती है। अब मान लीजिए मैंने आज एक इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे ज़मीन हो, चाहे शेयर हो, चाहे सोना हो, 1 लाख लगाया, वो 5 लाख हो गए, अब मैं उसे बेच देता हूँ। अब मेरे पास आगे क्या है करने को बिजनेस, फिर कुछ नहीं है ना, तो मैं रोटी कैसे खाऊंगा, मुझे
1 से लाके 30 तारीख तक खर्चे हैं ना मेरे, सही बात। तो मुझे वो पैसा चाहिए। हम्म, तो जब मैं ट्रेड करता हूँ बार बार या मैं रोज ट्रेड करता हूँ, तो उससे जो मेरी आय होती है वो मेरी ट्रेडिंग इनकम कहलाती है। तो मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मैं एक पैसा लेके बैठता हूँ। जब मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, जब मेरा सेटअप आता है, मैं पैसा डाल देता हूँ। वो पैसा बढ़ता है या घटता है, दोनों केसेस में मैं उसे एक सीमित टाइम पे निकाल लेता हूँ, या सुबह डालता हूँ 10 बजे और दोपहर को 3 बजे निकाल लेता हूँ। तो मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है। तो मैं और जो मेरा मुनाफा आता है उससे मेरा घर खर्च चलता है, और जो मेरी कैपिटल है मैं उसे बार बार इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं एक ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे और लोग दुकान खोल के बैठे हैं, मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ। क्या बात है भाई। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते जी। हैं। तो मैं उनके पास में गया और उनसे पूछा, सजेशन लिया कि भाई मैं शेयर मार्केट में आना चाहता हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोई ट्रेडिंग को सही बताता है, कोई इन्वेस्टमेंट को सही बताता है। आपका नज़रिया क्या है? यदि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि आप नौकरी करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप खेती करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आपका जो पैसा यहाँ से कमाई हो रही है वो आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई करें। जैसे हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, तो उसी तरह से शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन यदि मेरे पास एक अमाउंट ऑफ मनी है और मैं कुछ नहीं करता, मेरे को टाइम का क्या करना है पता नहीं है, तो मैं एक ट्रेडर बनूं। लेकिन आप ट्रेडर बनो या इन्वेस्टर बनो, भाई साहब, दोनों में ज्ञान की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आपका ज्ञान नहीं है तो गारंटेड मैं कह रहा हूं कि आपका लॉस होना निश्चित है। यही मेरा अगला सवाल भी था कि ट्रेडिंग काफ़ी जोखिम भरा भी होता है। सर देखो, जोखिम तो आज आप सोना ले लो, वही गिर जाए तो उसमें भी जोखिम है। जोखिम कहाँ नहीं है, आप ज़मीन ले लो, धोखा हो जाता है लोगों के साथ। सही बात है। ठीक डॉक्यूमेंट्स है। पूरे नहीं होते। फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। हाँ। आप बिल्डर से ले लो, वो कहता है जी मेरी कंप्लीशन आ गई, ये आ गई, वो आ गई, पता लगा 5 साल आप रह भी लिए उस बिल्डिंग में, पता लगा इसका तो आज तक इंश्योरेंस ही नहीं कराया बिल्डर ने। लेकिन आप वो चकाचौंध देख के उसकी बातों में आ गए, और उसने जो कागज़ भी दिखाए वो सब फर्जी थे। तो धोखा तो देखिए आपके साथ कहीं भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा जोखिम बताते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्योंकि आपका रॉ मटेरियल भी पैसा है, फिनिश्ड गुड भी पैसा है, जो आप काम कर रहे हैं वो भी पैसा है, आप लगा भी पैसा रहे हो, आप जीत भी पैसा रहे हो, आप हार भी पैसा रहे हो। तो सभी कुछ जब पैसा है तो यहाँ पे लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं। भाई मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। ट्रेडिंग से पहले आप क्या करते थे, और ट्रेडिंग में आप कैसे आए, कब आए और क्यों आए? देखिए जी, मैं वैसे मूल निवासी गाज़ियाबाद का हूँ, और हमारी एक फैक्ट्री थी जहाँ हम केमिकल्स बनाते थे। ठीक है। और हमारा बहुत बढ़िया चलता हुआ काम था, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गया मार्केट में। जो काम हम पिछले 20 साल से कर रहे थे वो काम ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गया। यानी कि आप ऐसे समझें कि हम ऑडियो कैसेट जो आते हैं वो बनाते थे, वो कैसेट बंद होकर सीडी चलने लगी। अब सीडी का जो प्लांट था वो बहुत महंगा था, तो जो केमिकल हम बनाते थे उसकी खपत ज़ीरो हो गई, और नए प्रकार के केमिकल मार्केट में लगने लगे। अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी उस तरह के प्लांट लगाने के लिए वो अपने पास थी नहीं, और अपन ने ये सोचा कि भाई अगर ये इतना हम कैपिटल बाज़ार का पैसा लेके, बैंक लोन लेके लगाएंगे तो आने वाले 10 साल तक हमारे सिर पे बोझा रहेगा, तो इस काम को बंद करने में समझदारी है। तो हमने वो काम जो है समय रहते 2012 से शुरू किया और 15 तक में आते आते बंद कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो जीवन है वो अब तक तो ऐसे चल रहा था, उसके बाद वो ऐसे चलना शुरू हो गया। यानी अब तक हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन 2015 के बाद से वो जीवन हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड पे शुरू हो गया। वो क्यों शुरू हो गया? क्योंकि हमें लगा कि हम स्टॉक मार्केट में धुरंधर हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम पैसा डालते गए, वो लॉस होता गया, और वो इतना लॉस हो गया कि 2017-18 आते आते तक हम बिल्कुल बर्बाद हो गए, और हमें डिप्रेशन तक हो गया। और इतना डिप्रेशन हो गया कि हमारी वाइफ हमें जो है हॉस्पिटल में छोड़ आई कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम अपना इलाज कराओ। क्योंकि आप रोज़ अगर पैसा खो रहे हैं तो क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होने लगती है, आपको गुस्सा और एग्रेशन बढ़ने लगता है,
आपके अंदर से पॉजिटिविटी नाम की सब चीज़ ख़त्म हो जाती है और आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा ख़राब आदमी तो कोई दुनिया में है नहीं। लोग मेरा मजाक बनाने लग गए थे या मैं खुद अपना मजाक बनाने लग गया था कि जो चीज़ मैं प्लस करूं आप माइनस कर दो तो आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि मैं जो खरीदता था वो गिर जाता था और जो मैं बेचता था वो बढ़ जाता था। तो लोग मतलब मैं अपने आप को कहने लगा था भाई मैंने ये खरीदा है तो तू बेच ले, तेरा पैसा बन जाएगा, क्योंकि मैं तो बना ही लॉस लेने के लिए हूँ। मतलब मैं इतना नेगेटिव हो गया था अपने बारे में। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे, लोगों से सीखा। उसके साथ साथ मैंने मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करा, क्योंकि मैंने ये समझा कि आपका डिप्रेशन जो है वो टेम्परेरी है। जैसे खुशी टेम्परेरी है, पैसा टेम्परेरी है, ऐसे ही डिप्रेशन भी टेम्परेरी है। तो मैंने अपने आप पे बहुत वर्किंग करी। मैंने उस मोमेंट के बाद भी अपने ऊपर 10-20-50 लाख रुपए खर्च करे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्किल सेट पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपनी मनी स्किल्स पे। क्योंकि देखिए क्या होता है जब आप लूजिंग स्टेज में होते हैं तो आपको तिनके का सहारा, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। सही बात है। तो स्टॉक मार्केट केवल आप सीख लें उससे पैसा नहीं बना सकते। कोई भी आदमी जो ये कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट सीख के पैसा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। उसको अपने दिमाग पर, अपनी साइकोलॉजी पर, अपने सिस्टम पर, अपने आप पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अपने मेंटल पीस की ज़रूरत है। अगर आदमी डिस्टर्ब्ड है तो वो कभी ज़िंदगी में अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। ये हौसला कहाँ से लेके आए आप, जब आप डिप्रेशन में चल रहे हैं उसके बाद आप लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये हौसला कहाँ से आया भाई? देखिए जी, हौसला तो आपके घर वाले ही ला सकते हैं। कोई भी आदमी जो आज की तारीख में डिप्रेशन में है, परेशान है, दुखी है, तो उसको सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ जाके बात करनी चाहिए, अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आज अगर मैं दुखी होके पागलों की तरह घूम रहा हूँ, लॉस ले रहा हूँ और अपने स्किल सेट पे काम नहीं कर रहा, तो मैं तो बर्बादी की तरफ जा ही रहा हूँ। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? तो मतलब मेरे को अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का पूरा हक है, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी का जिम्मेदार मैं हूँ। तो यदि आप ये सोचेंगे कि आपके किसी भी कर्म से आपकी नेक्स्ट जनरेशन ख़राब हो रही है, तो आप अपने आप को सुधारना शुरू कर देंगे। ये मोटिवेशन आपको आपकी फैमिली ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। दूसरा, आज आप एक चीज़ और सोचिए कि आज आप संपन्न हैं मान लीजिए, और हैं भी, और आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, 12वीं कर ले, मैं तुझे विदेश भेजूंगा। समझ, बहुत पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आपने कुछ 1-2 करोड़ का जुगाड़ भी कर रखा है उसको विदेश भेजने के लिए। अब आपका बच्चा विदेश गया और वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा और उसने किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जैसा आप चाहते थे वैसा पढ़ लिया, ठीक है। तो उसको आते के साथ ही एक नौकरी मिल जाएगी जो 50 लाख 1 करोड़ की होगी, क्योंकि विदेश से पढ़ के आया। सही बात है। लेकिन यदि आपने ये 2 करोड़ 1 करोड़ खो दिया, अब आपका बच्चा जो है म्यूनिसिपैलिटी या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और आप उसे वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे जो आपने उसे शुरू से बोला था। अब वो कॉलेज कर रहा है, कॉलेज के बाद MBA कराना है, आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आज MBA भी अच्छे कॉलेज से कराने के लिए 30-40 लाख रुपए की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब वो बच्चा कहीं ऐसे ही, मैं किसी कॉलेज के लिए उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत फ़र्क है अगर कोई बच्चा IIM या IIT से निकलता है और कोई बच्चा एक लोकल कॉलेज से करता है। ये सबको बिल्कुल। पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ गलत पढ़ाई होती है, यहाँ बात, लेकिन एक पैरामीटर बने हुए हैं जो समाज ने बनाए हैं। सही बात है। सही बात। अब मेरा बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के निकला जो वो यहाँ से निकल सकता था या वो विदेश से निकल सकता था, अब क्या होगा? उसकी ज़िंदगी में वो 40-50 हज़ार की नौकरी करेगा। तो जो 50 लाख साल के कमा सकता था वो 40-50 हज़ार रुपये महीने पे आ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने उस बेचारे का कैरियर आने वाले 25 साल के लिए, 50 साल के लिए ख़राब कर दिया।
तो जब आप इस लाइन पे सोचना शुरू करेंगे कि मेरा पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे बच्चों का है, जो मैं लॉस ले रहा हूँ ये मुझे नहीं लेना है, मुझे सीखना है। 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख का लॉस लेने की बजाय 5-10 लाख की मैं एजुकेशन ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? सही बात है। तो ये चीज़ें आप जिस दिन अपने अंदर समझने लगेंगे और आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करने लगेगी, उस दिन जीवन बदल जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, स्टॉक मार्केट इतनी आसान है पैसा बनाना यदि आप सीख लें। मैं उसके साथ एक वो है ना कंडीशन लगी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन। यदि आप सीख लें तो आप पैसा बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसान स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा, अपने अंदर सीखने की क्षमता रखनी पड़ेगी, ये मानना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। क्योंकि देखिए क्या होता है, इंसान की ईगो इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी गलती नहीं मानता, वो लॉस पे लॉस लिए जाता है। फिर क्या होता है, वो एग्रेशन में आ जाता है, एग्रेशन में वो शराब पीने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, स्मोकिंग करने लगता है, वो और गड्ढे में गिरता जाता है। लेकिन उसकी ईगो इतनी हावी होती है, वो ये नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। तो भाई अगर किसी को भी सक्सेसफुल बनना है तो ये ईगो जो सिर पे है इसको उठा के किसी को देना पड़ेगा, और अपने अंदर ये मानना पड़ेगा भैया अपन तो शून्य है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू कब बनेगी, जब अपन सीख लेंगे, और जब अपन सीख लेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात हर आदमी को समझना पड़ेगा। मेरे फादर साहब भी हमेशा ये कहते थे, जब मैं वैदिक मैथ्स मेमोरी में काम कर रहा था और रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तो ये कहते थे बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। उन्होंने एक ही फॉर्मूला दिया, क्योंकि भाई जब भी आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो, तो एक रिकॉर्ड के लिए आपको कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर पाते हो। क्योंकि लिम्का बुक गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाने का मतलब है ओलंपिक को जीतना। तो जो मेहनत वाला जो फॉर्मूला है ना, मेरे फादर साहब ने भी दिया और आप भी वही बता रहे हैं। आजकल काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। पेरेंट्स को डर लगा रहता है, तो उन पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे आप कि बच्चों को करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए? देखिए, जो बच्चे 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन से पहले हम्म, कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप कितने ही अच्छे सही इसको मत करिए, ओके। क्योंकि ये एक लत है जो जुआ और की तरह है। आपको पता है दुनिया में सबसे बुरी लत क्या है? ड्रग्स से भी अगर कोई बुरी लत है तो वो जुए की लत है। ओके। जी। तो अगर आप इसको करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप इसे कर रहे हैं इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। अगर आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है तो आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप सक्सेसफुल होएंगे नहीं होएंगे कोई गारंटी नहीं है। सही बात। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, कुछ आगे MBA कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो 10-20-50 हज़ार की नौकरी तो भाई मिल ही जाएगी। सही बात है। यहाँ पे अगर आपने अपना कैरियर खो दिया तो घर के पैसे भी गए और आगे का स्कोप भी बंद। तो किसी भी बच्चे को, अगर आपका बच्चा, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, यदि आपका बच्चा नहीं मान रहा, मारो उसे, पीटो उसे, जो मर्जी करो, ग्रेजुएशन लेवल तक उसे ट्रेडिंग मत करने दो। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर उसको कैरियर बनाना है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर ले वो, सही बात। उसके बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एजुकेशन लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, कल वो आप ही को गाली देने वाला है कि पापा या मम्मी, मैं तो बच्चा था, मेरा तो काम था जिद करना, आपने मुझे क्यों नहीं सुधारा, आप मेरे को सुधार सकते थे। उस वक्त आप तार तार हो जाएंगे, आपके आंखों में सिर्फ आंसू रहेंगे। अब आप टाइम को रिवाइंड कर नहीं सकते, बच्चा आप दोबारा पढ़ा नहीं सकते, पैसे आप खो चुके हैं, अब क्या सॉल्यूशन है? भाई आपने एक वर्ड यूज़ किया, लो ऑफ अट्रैक्शन, और आजकल ये काफ़ी पॉपुलर भी जी। है ना? तो आपने लो ऑफ अट्रैक्शन को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया? देखिए, कभी भी आप जब मायूस हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को ये बोलिए कि भाई जब और कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी पहली चीज़। दूसरा, ट्रेड लेने के बाद यदि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा तो मुनाफा आएगा तो मुनाफा आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ऐसे लग जाएगा।
लेकिन पहले क्या होता था, मैं डर के मारे कभी सीधा बैठूं, कभी उल्टा बैठूं, कभी खरीद में बैठूं, कभी बेच में बैठूं, कभी खरीद में बैठूं, कभी बेच में बैठूं। और जो लोग ये देख रहे हैं, अगर वो MCX में कर रहे हैं, तो आप लोग खुद सोच के बताना, जब जब आपने गोल्ड को बाय किया और लॉस लिया, क्या वो वहाँ से ऊपर नहीं आया? जब जब लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी को बाय किया और लॉस लिया करोड़ों लाखों रुपए का, क्या वो ऊपर नहीं आया? जब वो ऊपर आ ही जाता है तो इसका मतलब गिरना तो टेम्परेरी है। तो हम क्यों बार बार अपनी डायरेक्शन को यूं यूं करते रहते हैं? सही बात। तो इसलिए भाई साहब, और जो लोग ये कह रहे थे आज से 15 दिन पहले कि भाई साहब मार्केट तो बहुत ख़त्म हो जाएगी और मार्केट तो गिर जाएगी, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई साहब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कोविड के टाइम आ गया, सारी दुनिया में लॉकडाउन है, मार्केट एक दिन भी बंद नहीं हुआ। एक दिन भी कोई मुझे बता दे कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद हुआ, मैं जो कहोगे वो मान जाऊंगा। तो इसका मतलब जो चीज़ बिल्कुल अजर चल रही है, अमर चल रही है, बिल्कुल कहीं रुकी नहीं रही है, इनफाइनाइट तरीके से चल रही है, तो उसमें मुझे क्या ज़रूरत है कि आज ही वो डर घुसना है? सही तो बात। मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, पहली चीज़ ये याद रखिए। दूसरा, 1990 में हमें लगा भाई साहब जगत मंदी आ गई, बाज़ार गिर गया, क्या वहाँ से बाज़ार ऊपर नहीं आया? 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, बाज़ार 50% क्रैश हो गया, क्या वहाँ से ऊपर नहीं आया? 2000 में .com बबल हुआ, लोगों को लगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या बाज़ार गिरने के बाद वहाँ से ऊपर नहीं आया? 2008 में लेमन ब्रदर हुआ, सारी दुनिया ख़त्म होने की कगार पे आ गई, ऐसा बोला जा रहा था कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया सारी दुनिया का, क्या बाज़ार वहाँ से ऊपर नहीं आया? 2012 में फिर मंदी आई, क्या वहाँ से ऊपर नहीं आया? 2014 में मोदी जी आ गए, उस दिन 6200 था अपना, 6400 था अपनी निफ्टी, आज 2600 हम टच कर चुके हैं, अपना हाई जो है 2600 के आसपास का है। तो क्या बाज़ार वहाँ से ऊपर नहीं आया? इसके बाद भी 2014 के बाद कोविड आया 2020 में, बाज़ार 7500 आ गया, क्या वहाँ से ऊपर नहीं आया? तो दोस्तों, बाज़ार का काम है गिरना, हर थोड़े थोड़े दिन में गिरता रहेगा, लेकिन जब बाज़ार हर बार ऊपर आता है तो इस बार क्यों नहीं आएगा? क्यों आप लोग अपना कॉन्फिडेंस खो के लॉस बुक कर लेते हैं? क्यों नहीं अपने अंदर होल्डिंग पावर रखते हैं? मैं सबसे ये कहता हूँ, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखो बाज़ार के ऊपर, बाज़ार ऊपर ज़रूर आता है। क्या कभी आपको भी लगा कि कोई तो ऐसा मोमेंट आया होगा कि मार्केट छोड़ देनी चाहिए, कभी लगा आपको? हाँ, जब मैं डिप्रेशन में था तो मुझे कई बार लगा कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी फैमिली मुझसे कहती थी, जब यहाँ पैसा नहीं बन रहा तो क्यों लगे रहते हो यहाँ पर? ठीक है, तो आप लगे रहते थे? मैं लगा रहता था। उस टाइम भी लॉस होता होगा, फिर भी लगे लॉस रहते ही थे? होता था और तो कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया भाई? टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और मैंने अपने आप से ये सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि डिप्रेशन में डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता। वो आपको सुला देते हैं, एक वो इंजेक्शन लगाते वो ग्लूकोज की बोतल या जो भी सलाइन वाटर लगा देते हैं हैं। और उसमें सेडेटिव डालते रहते हैं ताकि आप सोते रहें, आपका चित्त शांत हो जाए। 7, 6, 8 दिन बाद आप, या 4 दिन बाद आप उठते हैं, वो आपको 2-4 घंटे पूछते हैं सब ठीक है, हाँ जी समझ आ रहा है, अब आपका मूड कैसा है? अगर आप फिर डिप्रेशन में हैं, वो 2 घंटे बाद आपको फिर जो है फिर खिला सुला पिला के सुला देंगे, फिर आप सो गए, फिर आप 2-4 दिन सोते रहते हैं। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है डिप्रेशन का, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और जो दवाइयाँ हैं वो शायद आपका कुछ जो कोई हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन या जो भी मुझे नहीं नाम ध्यान, डोपामीन वगैरह, वो शायद आपका कुछ थोड़ी देर को बढ़ा दे। लेकिन दोस्तों, मैं वहाँ पे यही सोचता रहता था कि मैं इतना कैसे गिर गया, कि मैं इस लेवल तक गिर गया कि मैं यहाँ आ गया। तो उसके बाद मैंने ये सोचा भाई मुझे करना है, अब मुझे लॉस नहीं लेना, मुझे हर हालत में अपने बच्चों को एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी देनी वहीं है। से आपने लर्निंग शुरू की? वहीं से लर्निंग मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन वो नहीं थी। लेकिन उसके बाद आप यकीन मानिए हिम्मत भाई, मैं 8-8 घंटे बैठ के चार्ट्स को देखता रहता था। और मैंने ये कई बार सोशल मीडिया पे बोला है कि आपको पैसे सिर्फ तब आप कमा सकते हो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू चार्ट्स। टॉक टू चार्ट्स एंड चार्ट विल टॉक टू यू। ये आपको खुद बताएंगे कि बाय करना है, सेल करना है। लेकिन अगर आप तो चार्ट से बात नहीं करेंगे तो आप डूब जाएंगे मार्केट में। दूसरा, मार्केट का एक सिद्धांत है, मार्केट आपको कमा के देने के लिए नहीं बनी है। आज आप मुझे बताओ, आप एक दुकान खोलते हो जी, आपको कोई चीज़ 50 की आ रही है, आप 52 की बेचते हो, यही है दुकानदारी? सही बात है। क्या आप उस दुकान में 50 रुपए की चीज़ लेके 40 की किसी को बेचोगे?
नहीं, क्यों नहीं बेचोगे? लॉस में जाएगा। लॉस में जाएगी। क्यों नहीं बेचोगे ये आंसर नहीं है। आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये दुकान मैंने अपने कमाने के लिए खोली है, दूसरे को कमवा के देने के लिए नहीं खोली। सही बात। तो इसीलिए शेयर मार्केट क्या आपने खोली है या मैंने खोली है? नहीं, ये शेयर मार्केट किसने खोली है? जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास दसियों हजार करोड़ रुपया है। तो ये उन्होंने अपने कमाने के लिए बनाई है, हमारे कमाने के लिए नहीं बनाई। हम सिर्फ कब तब कमा सकते हैं जब हम एक लोटा पानी निकाल के अपने पास रख लें। एक लोटा निकाला रख लिया, एक लोटा निकाला रख लिया। क्या बात। जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि मुझे तो पूरा ड्रम भर के पैसा पानी चाहिए, यानी कि ड्रम भर के, यानी कि इतना बड़ा पैसा चाहिए, मैं डूब जाऊंगा इसमें, मैं ड्रम निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक है भाई, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक सफल ट्रेडर बनने के लिए 20% आपको चाहिए स्ट्रेटेजी और 80% चाहिए माइंडसेट, साइकोलॉजी। 80%? 80%। मेरे को जब तक मेरा माइंड स्थिर नहीं होगा, मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। स्ट्रेटेजी का काम तो कुल 20% है, कुछ है ही नहीं स्ट्रेटेजी। भाई सीधी सी बात है, रुपए का सामान लेना है, सवा में बेचना है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी है? सही बात है। मतलब इस 80% रोल माइंडसेट का माइंडसेट का आपको पता होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो। होता मैं उन लोगों से पूछता हूँ, सर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने गोल्ड में 3 करोड़ का नुकसान ले लिया, 5 करोड़ का नुकसान ले लिया। तो मैं उनसे कहता हूँ क्या जब 65,000 पे ख़रीदा था और 62,000 पे बेच दिया, तो क्या ये समझ लिया कि 65,000 के बाद अब ज़िंदगी ये तो रखा हुआ गोल्ड जो है ये साला मिट्टी हो जाएगा? अरे सोना खरीदा है, कोई आलू मूली थोड़ी खरीदी है जो कल सड़ जाएगी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। आप लॉस लेते कैसे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हालांकि मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन आप सोचो जिस चीज़ को आप ले रहे हो वो गलने वाला नहीं है, सिर्फ मेरी पेशेंस टेस्ट करेगा। अभी आज से 15-20 दिन पहले मैं देख रहा था बहुत सारे न्यूज़ चैनल और बहुत सारा इंस्टाग्राम, और किसी ने कह दिया कि भैया अब गोल्ड जो है 90, 94, 95 हज़ार पहुँच गया है, अब तो ये यहाँ से 40% गिर जाएगा और 45,000 और 50,000 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टा की रीलें और बहुत सारे टीवी पे लोग बोल रहे थे। मैं आज उन्हें ढूंढ रहा हूँ और मैं तब से प्लस में बैठा हूँ और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ कि भाई कहाँ हैं वो लोग। सही बात। जो कह रहे थे 50,000 पे गोल्ड आ जाएगा, और कुछ मेरे जैसे मूर्ख ट्रेडर उस वक्त, अब मैं मूर्ख की श्रेणी से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, लेकिन जब मैं जैसे पहले मूर्ख था उस टाइम पे लोगों ने सोचा अरे न्यूज़ आ रही है, बेच दो बेच दो बेच दो। सब लोग शॉर्ट बैठ गए, बाजार वहाँ से ऐसा खिंचा, 4 दिन के अंदर सोना 6,000 रुपये बढ़ गया। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। सोना खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, निफ्टी खरीद रहे हो, बैंक निफ्टी खरीद रहे हो, क्या ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी आपके लेते ही? अगर है तो फिर करो मत, और यदि ये है कि हाँ ये तो फिर बढ़ेगा, तो सोच समझ के, अध्ययन करके, पूछ के, समझ के, लर्न करके ट्रेड करो, पैसा निश्चित रूप से बनेगा। दीपक भाई, कैसे पता करें कि मैं शेयर मार्केट के लिए बना हूं या नहीं? कैसे पता करें? आप देखिए, इसका पता करने का तो कोई पैरामीटर है नहीं, और मैं इसको ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में हम लोग सारी एजुकेशन, इंजीनियरिंग से लेके डॉक्टरी से लेके सारे पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग की कहीं कोई चैप्टर नहीं है। आज एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी चाहिए, जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनको भी ये नहीं पता कि उस पैसे का क्या करें। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जो ये कहते हैं भाई हमने तो 1 करोड़ की एफडी करा रखी है, यानी कि उन्होंने अपना पैसा कुल 4-5% पे लगा रखा है, जबकि वो पैसा उनको 20% तक भी दे सकता है साल का, कुछ ना करे बगैर। सही बात। लेकिन उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्हें एजुकेशन ही नहीं है उस चीज़ की। तो वो कहते हैं भैया कुछ नहीं, या तो ज़मीन ले लो, या घर ले लो, या एफडी ले लो, या मकान ले लो, या फ्लैट ले लो, किराया खा लो। बस वो लोग ये कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग। लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जो आपने बात कही ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग करके देखिए, एक लॉट से करिए, छोटे छोटे पैसे से करिए। यदि आप पैसा बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी सूट कर रही है, नहीं बना पा रहे तो नहीं कर रही है। कितना समय देखें ऐसा? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसी में आइडिया लग जाएगा। प्लस मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, आपको कल अपने बच्चे को गाड़ी देनी है चलाने के लिए,
तो क्या आप उसे कहोगे ले बेटा चाबी ले चला ले? बिल्कुल नहीं। आप सिखाओगे उसे। सही बात है। तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं सिखाओगे आप उसे? पहले आप कोर्स कराओ 3-4, अच्छे लोगों से मिलवाओ, वो समझे कि वो क्या कर रहा है, वाकई में खरीदना भी है जो वो खरीद रहा है या बेचना है जो वो खरीद रहा है। तो जब आप उसको थोड़ी सी एजुकेशन देंगे, थोड़ा पैसा उसकी स्किल सेट पे खर्च करिए, सिखाइए उसे, और फिर देखिए वो अच्छा ट्रेडर क्यों नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में आपने बताया था कि 80% जो रोल होता है वो माइंडसेट का जी। होता है। कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं आप? मैं कोई टेक्निक, देखिए क्या होता है, आप जब पहले दिन गाड़ी चलाते हैं तो आप ऐसे स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, फिर आप सामने देखते हैं कोई आ गया, ब्रेक लगाई तो ब्रेक ऐसे देखते हैं, फिर आप हाथ पकड़े रहते हैं एक और गियर ऐसे देखते हैं। लेकिन आज मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, 4 लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, मेरे सेंसेस अपने आप काम करने लग जाते हैं। सही बात है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, आपके मुंह से अपने आप निकलता है चलो मालिक ओम नमो शिवाय। सही बात है। सुबह उठते हैं, कुछ सोचते हैं, वो हर कई सालों से सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी रिफ्लेक्स में अपने आप आ जाती हैं जब आप किसी भी चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि मैं किसी चीज़ को आकर्षित कर रहा हूँ। किसको? पैसे को, अबंडेंस को, नॉलेज को। कैसे कर रहा हूँ कि मैं उसे बार बार एक चीज़ को लिख रहा हूँ। अब आज आप जो है मंत्र, आप मान लो किसी पंडित के पास जाओ, वो कहता है भाई तुम्हारे को ये तुम्हारा राहु शनि ये वो टीम टाम कुछ भी है, तुम्हें नहीं सूट कर रहा तो तुम ये मंत्र की माला कर लो। अब अगर मंत्र का एक बार में ही काम हो जाए तो मैं तो बस बोलूँ ओम नमः शिवाय और मेरा काम हो गया। लेकिन मैं उसे बार बार क्यों करता हूँ? क्योंकि जब कोई चीज़ मैं रिपीटेडली करता हूँ वो मेरी एक हैबिट बन जाती है। जब वो मेरी हैबिट बन जाती है तो मेरा माइंड उसको ये मान लेता है कि भाई मैंने ये उपाय कर लिया, अब मेरे पास सब कुछ सही होगा। मंत्र की शक्ति क्या है? वो हमारे आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच या ऑरा बना देती है कि अब मेरे पास नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। आएंगी नेगेटिव भी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप को मंत्र से ऑरा करके एक प्रोटेक्शन दे रखी है तो मैं उस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। बेसिकली देखिए ये दुनिया जो पूरी चल रही है, आप में और शिव जी में क्या फ़र्क है कि आप अपना दिमाग थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, उनका 100% चल रहा है। सही बात है। यही तो हमें सिखाया गया है कि भैया उनका जो वो है ज्ञान वो परिपूर्ण है जो हमारा नहीं है। सही तो बात। हमें क्या है, अपने ज्ञान को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है। अब एक आपने कहावत सुनी होगी, कभी कभी आप घर में होंगे, आप कहेंगे भाई ये काम हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, और वो काम हो जाता है। सही बात है। फिर आप कहते हैं यार उस दिन तूने ये बोला था, हो सकता है तेरी जुबान पे सरस्वती बैठी हो। तो आदमी हर वक्त जो बोलता है वो कब आपके शब्द यथार्थ में बदल जाएं किसी को नहीं पता। अब लोग क्या करते हैं, अरे पैसा ही नहीं आता, अरे यहाँ तो लॉस ही होता, अरे ये अरे वो, सब नेगेटिव बातें। तो वही सच हो रही है, अच्छा सच होने लग जाएगा। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सच होने लग जाएगा। दूसरा, मैं हर आदमी से ये कहता हूँ कि अपने जीवन में हर आदमी को एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। उसमें वो 10 चीज़ें लिखे कि मुझे लाइफ में क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। उसमें क्या है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, मैं किसी का जानबूझ के निरादर नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, मैं सबको अच्छा बोलूँगा। इस तरह से लोग अपने लिए लिस्ट बनाएं और उस पर देखें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं 1 महीने तक अब गाली नहीं दूंगा। आप देखो कितना आपको इसके लिए रोकेगा आपका अपना ही अंतर्मन। सही बात है। सही बात है। आप अपने से प्रॉमिस करें, अगर आप चाय पीते हैं दिन में 6 कप, आप प्रॉमिस कर लो कि मैं अब चाय नहीं पीऊँगा 2 महीने। तो जब आप अपने साथ कोई भी डिसिप्लिन को ऐड कर देंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज़ बहुत फॉलो होती है। पंडित आपसे कहता है सुबह 8 बजे जाके शिव जी को पानी चढ़ा के आओ, जल चढ़ा के आओ। जी बोलते हैं। बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। तो पंडित क्या बोलता है, पानी चढ़ाओ या जल चढ़ाओ? जल चढ़ाओ। पानी और जल में क्या अंतर है? एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है।
नहीं, पानी नॉर्मल वाटर है, जब उसमें आपकी आस्था जुड़ गई वो जल बन गया। आप जब किसी वैदिक जगह जाते हैं, वो कहते हैं जल ग्रहण करें, क्योंकि वहाँ पे वो प्रसाद रूप में है। सही बात, सही बात। कभी सुना है पानी प्रसाद, जल प्रसाद? तो मैंने कई जगह सुना है। मैंने भी सुना है। सुना है ना? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। तो आपकी भावना जहाँ जुड़ जाती है वो चीज़ प्रसाद बन गई, नहीं तो लड्डू ही है। अब आप भगवान को कह रहे हो भाई तुम खा लो, ऐसे भोग लगवाते हैं ना, मानोगे तो वो भगवान ने खाया, नहीं तो वो तो पत्थर की मूर्ति है, आप क्या कर लोगे? सही बात है। तो इसलिए हमारे को ना माइंड जो होता है, अभी आप एक लड्डू ला रहे हैं, वो गिर जाए, आप कह रहे कोई बात नहीं लड्डू है, लेकिन यही भगवान के यहाँ से मंदिर से लेके आ रहे हो और वो प्रसाद जो के रूप में जो मिला वो गिर गया, तो आप उठाने लगते हो कि प्रसाद गिरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा तो किसी के मुंह लग जाए। सही बात, बिल्कुल। भावना में फर्क आ गया ना, चीज़ एक ही है। इसीलिए जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, जब आप चीज़ों को अपने आप एक रूप देने लगते हो। हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी में बात कर रहे थे, तो पंडित आपसे कहता है जी रोज सुबह जाओ, एक ही टाइम पे जाना, अगर 10 बजे जा रहे हो 10 बजे जाना और जल चढ़ा के आना शिव जी पे। अब आप जा रहे हो तो वहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक आपकी आस्था डेवलप हो रही है उस चीज़ में कि मैं अगर ये उपाय करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, ये आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया। सही बात, बिल्कुल सही बात। दूसरा, आपने एक डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दिया, जो कि आप अपनी लाइफ में भूल चुके थे। तो जब आप डिसिप्लिन और आस्था और बिलीफ सिस्टम के साथ कोई भी काम करते हैं तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। भाई अब आपका रूटीन क्या रहता है? मेरा रूटीन ये है जी, मैं 7:30-8 बजे उठता हूँ। पहले तो मैं 9:15 बजे ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठ जाता था, अब क्योंकि मेरे पास टीम है तो मैं 10-10:30 बजे तक ऑफिस चला जाता हूँ। मैं फिर उसके बाद ट्रेडिंग देखता हूँ, अगर कोई काम नहीं है तो 3-3:30 तक ट्रेडिंग देखी, अगर कोई काम है तो टीम देखती रहती है, मैं आ जाता हूँ, उस काम को करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम भी फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैं उनके लिए रोज़ कम से कम 2 घंटे लगाता हूँ, कंटेंट का सर्च करता हूँ और इंस्टाग्राम की रील बनाता हूँ। अब लोगों को लगता है कि ये 90 सेकंड या 1 मिनट की रील है। हिम्मत भाई, आप यकीन माने वो कंटेंट बनाने के लिए कम से कम 20 तो मेरे को आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं एक कंटेंट बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सेटेलाइट से आ जाए। ज्ञान आ रहा हो। ठीक है ना? तो मुझे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगर मैं किसी कंपनी के बारे में बोलता हूँ तो मुझे उसका पूरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, हो सकता है 85,000 लोग उसको फॉलो करें, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो फिर मैं इंस्टा का बनाता हूँ, फिर उसके बाद अगर मेरे कहीं पॉडकास्ट है तो मैं वहाँ जाता हूँ, अगर मेरे यहाँ कोई पॉडकास्ट के लिए आ रहा है तो वो करता हूँ। 9 बजे तक मैं या 8 बजे तक ये सब करके, उसके बाद मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। 10 बजे से मैं फिर लाइव जाता हूँ क्रिप्टोज़ के लिए, क्रिप्टो में मैं लोगों को सिखाता हूँ। फिर 11, 11:30, 12, मतलब कई दफ़ा 10:30 गया, कई दफ़ा 11 बजे गया। बीच में ट्रैफिक भी बहुत है, 1-2 घंटे उसमें भी लग जाते हैं, बीच में मुझे खाना भी खाना होता है। 12 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास मैं फ्री होता हूँ। उसके बाद मैं कम से कम 3 घंटे अपने ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, लाइफ के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट या बुक्स पढ़ता हूँ या देखता हूँ, या यूट्यूब पे देखता हूँ कुछ, या अपने आप अध्ययन करता हूँ, या कुछ लिखने लगता कौन सी हूँ। टाइमिंग रहती है? ऑलमोस्ट 12 बजे से 2:30 बजे तक। ओके जी कंटिन्यूअस लर्निंग एंड हार्ड वर्क। भाई साहब, लर्निंग अगर आपने छोड़ दी तो ग्रोथ रुक गई ना। जहाँ से हम शुरू हुए थे वो फिर वहीं आ गए घूम के, कि लर्निंग कभी नहीं रुक सकती। सही बात है भाई। एक रिवेंज ट्रेडिंग होती है, हाँ तो ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है और क्या आपने इसको एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने किया है भाई साहब। हर आदमी, आपने एक ट्रेड लिया, सुबह कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, आपका 5,000 का नुकसान हो गया। अब वो आपको लग रहा है, ऐसा होता क्या है कि आपने 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग शुरू करी, सबसे पहले आते ही आपके 20-25 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, वो आपने बुक नहीं करा। अब वो नीचे आ गया और वो लॉस में तब्दील हो गया। ठीक है।
अब वो लॉस में तब्दील हो गया, तो आप इसमें हैं कि यार मेरा तो कल प्रॉफिट आ रहा था, अभी भी आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा। आप उस पोजीशन को काट के अब आप उल्टे बैठ जाते हैं या आप दोबारा से ट्रेड लेते हैं, और इस मंशा से लेते हैं कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है। यानी कि आप मार्केट से रिवेंज ले रहे हैं, आप मार्केट से लड़ रहे हैं। तो जो आदमी मार्केट से लड़ा है वो आज तक डूबा ही है, वो पैसा नहीं ला सकता। मार्केट के साथ, मार्केट देखो बहुत निर्मल शीतल, जैसे नदी बहती है ना, ऐसे है। आप इसके साथ बह सकते हो, इससे लड़ नहीं सकते। सही जब बात। आप इसके विपरीत दिशा में बैठोगे, ये आपको खत्म कर देगी, और आप इसके साथ चलोगे, ये आपको एक बहुत प्यारे बच्चे की तरह छोटा 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 रोज देती रहेगी। भाई सेबी के द्वारा लगातार नए नए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं जी। और कई बार एक्सपायरी डेट वगैरह में भी चेंज होता रहता है। तो क्या इससे किसी ट्रेडर पे फर्क पड़ता है? देखिए ऐसा है, सरकार का काम है रूल्स बनाना। आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो ये रूल भी नहीं था कि मोबाइल पे बात करोगे तो चालान कटेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन आ गए, ऐसे ही पुलिस का भी एक नया लॉ आ गया कि भैया मोबाइल पे बात करोगे तो 5,000 का चालान कटेगा। ठीक है। ठीक है। फिर एक रूल आया कि रेड लाइट टापोगे, पहले तो वो संतरी खड़ा रहता था, वो हाथ देता था, अब सब जगह रेड लाइट हो गई है। तो उन्होंने कह दिया भैया रेड लाइट टापोगे तो 5,000 का चालान देना पड़ेगा। अब दो विकल्प हैं हमारे पास। ठीक है। एक, रेड लाइट हो गई और हम टाप रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमें किसी ने नहीं देखा, हम निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमने लॉ ब्रेक किया है। आगे हो सकता है संतरी खड़ा हो और हमें पकड़ ले, तो अब हम फिर माफ़ी मांगने में आ जाएंगे। सही बात है। या हो सकता है कैमरा लगाओ और चालान हमारे घर आ जाए, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है। तो लॉ जब भी बनता है वो हमारी बेहतरी के लिए बनता है। सरकार की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं होता, जनता की बेहतरी के लिए लॉ बनाए जाते हैं। अब सेबी ने ये देखा कि भाई लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो और लोग इस पे जुआ की तरह पीछे पड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा वीकली भाई बंद कर दो। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने एक नया लॉ लिया, भैया वीकली और एक्सपायरी बंद कर दो। अब उन्होंने ये देखा कि भाई इस तरह से जब लोग कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी गवर्नमेंट होती है या कोई भी सरकारी कंपनी होती है, उसको भी बिजनेस चाहिए। सही बात। लेकिन उसका केवल काम पैसा कमाना नहीं, वो जन कल्याण भी है। अब सरकार इतनी सारी योजनाएं लाती है महिलाओं के लिए कि एलपीजी देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे। इसमें आप मुझे बताओ सरकार का क्या भला हो रहा है? सही बात। नहीं हो रहा ना। नहीं। लेकिन आदमी को उसका बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे ही जो सेबी रूल लाती है, अगर हम देखें, हाँ हमारे लिए हो सकता है कि मैं अभी उस चीज़ से कमा रहा हूँ, अब मुझे दिक्कत आए तो मुझे नई चीज़ अडेप्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक ट्रेन जा रही है 150 की रफ्तार पे, आगे एक आदमी खड़ा है। अब ड्राइवर के पास दो विकल्प हैं कि एक तो वो ब्रेक लगा दे, तो हो सकता है कि वो जो 800,000 लोग उसमें भरे पड़े हैं वो ट्रेन पलट जाए और वो सारे मर जाएं, या एक उसको मार दे। तो क्या करेगा ड्राइवर? क्या ड्राइवर के पास क्या विकल्प है? नहीं, वो एक को ही मारेगा। एक को मारेगा, 150 को बचाने के लिए। 600-800 जो भी ट्रेन में बैठे सही हैं। बात है। तो सरकार भी यही है, एक दो मरेंगे, एक दो को लॉस हो सकता है, लेकिन 800 बचेंगे। मरेंगे वही जो लर्निंग नहीं करेंगे। दूसरा, वो आदमी वहाँ क्यों खड़ा है? सही बात है। भाई कोई कंपनी बाग तो नहीं है ना कि वो रेल पे आके खड़ा है। जो बैठे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, टिकट दे के बैठे हैं। अब बात को समझो, जो आदमी अलग से खड़ा है, यानी कि जो ट्रेडर बगैर सीखे समझे लर्निंग के आया है, उसको तो मरना ही है। लेकिन सरकार उसके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लाती रहती है कि भाई तू आराम से मर, तेरा एकदम से पतन ना हो जाए, तेरा एकदम से पैसा ना मिस हो जाए। तो गवर्नमेंट नए नए लॉ लाती रही है और लाती रहेगी, इसके लिए वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें कोई हमें मतलब हम इस पे लड़ें किसी से या करें तो कोई मतलब नहीं है। जो है एक्सेप्ट करो, उस पे अपने आप को क्या कहते हैं, मोल्ड करो कि हाँ भाई अब ये चीज़ है, इसके हिसाब से करनी है और करनी पड़ेगी, ख़त्म बात।
दीपक भाई, एक मूवी आई थी नायक, जी उसमें जो एक दिन का जो सीएम था जी। ना, अगर आपको सेबी का एक दिन के लिए चेयरमैन बना दिया जाए तो क्या 3 बड़े चेंजेस आप लेके आएंगे उस दिन? ये तो भाई साहब ऐसा सवाल है जो मैंने आज तक कभी सोचा नहीं और कभी मैंने ऐसा करा नहीं। पहला मैं चेंज जो लेके आऊँगा वो ये लेके आऊँगा, अगर मेरे को सेबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो एफ एंड ओ सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो एक एफ एंड ओ का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। क्योंकि अधिकांश जैसे लोग कह रहे हैं 93% लोग लॉस में हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी एजुकेशन तो है ही नहीं कि हम कहीं पे सीखें और ट्रेडिंग करें। तो सारे ही लोग जो है अपने स्किल सेट अपने आप डेवलप कर रहे हैं। तो आप उसके लिए एक चेक पॉइंट लगा दो, बजाय इसके कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस बंद करूं, ये करूं, वो करूं। मैं ये कहता हूं कि ये लोग सीखेंगे और करेंगे। अगर ये सीख नहीं रहे हैं तो ये कर ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट हर किसी को एक डेमो आईडी दे दे कि भैया ये इसमें 2 लाख रुपए हैं, 6 महीने में या तो ये पैसे बच जाएं 2 लाख के 2 लाख, तो तुम अच्छे ट्रेडर हो। लेकिन उसमें ये भी होना चाहिए कि 100 200 500 ट्रेड हो, सही बात। या इस पे प्रॉफिट आए। लॉस आए तो उसे फिर टाइम दिया जाए कि भैया तुम फिर करो। ये ना हो कि भैया एकदम से वो जो है ट्रेडिंग करने लग जाए। तो अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव आ जाए या मैं चेयरमैन बन जाऊं तो ले आऊं, तो इससे मेरे को लगता है बहुत लोगों का नुकसान बच जाएगा। दूसरा जो लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान है वो है टैक्सेशन और ब्रोकरेज। मैं कोशिश करूंगा कि ये सब कम हो जाए। ठीक है ना, ठीक है। टर्नओवर बढ़ा लो लेकिन लोगों पे भार कम डाल दो। तीसरा कुछ एक ऐसा भी इनिशिएटिव लाया जा सकता है कि अगर कोई ट्रेडर लॉस में है तो उसकी ब्रोकरेज ही ना लगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लॉस में ही है। सही बात है। अब आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, सरकार को तो अपना पैसा मिल रहा है। तो अगर इस पे भी कुछ चेंज आ सके तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब एआई का ज़माना आ गया, ऑटोमेशन आ गया। एआई और ऑटोमेशन ट्रेडिंग को कैसे बदल रहे हैं? देखिए जी, एआई मुझे नहीं लगता आने वाले और सालों में आ पाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सामने वाला क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो और एआई, और ये कहने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन आज कितने लोग पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी यूज़ कर पा रहे हैं। सही बात है। तो जब लोग पैसा देंगे उन टूल्स को यूज़ कर पाएंगे। और ट्रेडिंग में क्या है, जो आपको सामने देखिए, आप खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, आप उसे जानते ही नहीं है वो कौन है। आपको नहीं पता वो किस वक्त क्या करेगा। वो 9:16 पे बाइंग करता है, 9:18 पे बेच देता है, फिर 9:40 पे बाय करता है, फिर 9:45 पे बेच देता है, फिर वो 9:35 पे इतने 9:55 पे इतनी ज़्यादा सेलिंग कर देता है कि आपको लगता है मार्केट नीचे गिर गया, और फिर 5 मिनट में ऊपर ले आता है। तो वो क्या है, वो आप लोगों के माइंडसेट से खेल रहा है। तो एआई इसमें क्या करेगा, मेरी समझ से बाहर है। सही बात है। दीपक भाई, आजकल है ना, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, बहुत सारे ट्रेडिंग गुरुज आ गए हैं। मतलब लगातार कभी कोई आता रहता है, मिसगाइड करते रहता है। ऐसे सिनेरियो में सही मेंटर को कैसे पहचाने कि किससे सीखना है? सही मेंटर को पहचानने के लिए भाई साहब सीधी सी एक बात है कि रेफरल में जाइए, या जिसका आपको यूट्यूब वगैरह अच्छा लगे, जिससे नॉलेज की बातें निकलें, जो आपके मन को भाता हो उस पे जाइए, पहली चीज़। दूसरा मेरा सीधा सा कहना ये है कि टेलीग्राम पे जो टिप्स दे रहा है भाई साहब, आप मान के चलिए कि वो 90% लोग फ्रॉड कर रहे हैं। टेलीग्राम पे क्या होता है कि आपको मैंने लुभाया और मैंने 50 लोग इधर कर लिए, 50 इधर कर लिए, 2 ग्रुप बना लिए, 100 लोगों को लुभा लिया अगर मेरी टीम ने। तो अब 100 को मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी बाय कर लो, 100 को मैं कह रहा हूँ सेल कर लो, एक का तो ट्रेड सही होएगा ही होएगा। सही बात है, बिल्कुल दोनों सही। में से एक तो सही ट्रेड चलेगा ना। अगर ये चल गया तो यहाँ से मेरे पैसे कन्फर्म है, ये चल गया तो यहाँ से कन्फर्म है, इनको लॉस हो गया, ये निकाल दो, ये अगले महीने मेरे ग्राहक बन गए, और बाकी मैंने टीम बिठा रखी है, वो अगले महीने फिर 100 लोग ले आएंगे, तो मेरी दुकान चलती रहेगी। तो टिप्स की दुकान है, ज्ञान की बात कम है, बेवकूफ़ बनाने की बात ज़्यादा है। टिप्स में कोई आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, सिर्फ आपकी एजुकेशन आपको सक्सेसफुल बना सकती है।
तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को देखें, उनकी बातें सुने, और कुछ ऐसी टिप्स कि सही मेंटोर को पता बस करने का, बस यही तरीका है। और कोई तरीका नहीं है। हम्म। भाई मैं भी एक है ना लगातार एक स्टेटस देखता रहता हूँ, वो एक्चुअली वो ट्रेडर है, और मैं देखता हूँ वो हर दिन स्टेटस लगाते हैं, आज इतने का प्रॉफिट हुआ, आज इतने का प्रॉफिट हुआ है, और वो लाइव भी दिखाते हैं, लाइव चलता हुआ भी दिखाते हैं क्या। मैंने भाई साहब अभी यूट्यूब पे ही देखा था, आप अपना फर्जी पोर्टफोलियो भी दिखा सकते हैं, फर्जी प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं, फर्जी लाइव चलता हुआ भी दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे पेटीएम में आप पैसे दो तो वो दिखाता है ना फर्जी, ऐसे ही जीरोधा और इन सब के फर्जी सॉफ्टवेयर भी बन गए हैं। जो आदमी कहता है मैं रोज़ आपसे प्रॉफिट कर रहा हूँ, उसे क्या भाई तू एक बार अपनी ITR दिखा दे हमें। ITR, भाई इनकम टैक्स दे रहा होगा ना, ठीक है, कच्चे में तो कुछ होता नहीं है। सही बात है। तू जब हमें दिखा रहा है कि तेरा लाख का, 50,000 का, 2 लाख का रोज का मुनाफा है, तो भैया 6 करोड़ तू साल का कमा रहा है, ITR तो भर ही रहा होगा ना, दिखा दे। लॉस कभी नहीं दिखाता क्या हर दिन? अरे भाई साहब सिंपल सी बात है, मैं भी ऐसे बहुत जगह बेवकूफ़ बना हूँ जब मैं लर्निंग फेज में था। आपने क्या करना है, 2 अकाउंट खोलने हैं, एक अपना एक अपनी बीवी के नाम से। एक में आपको बाय करना है, एक में सेल करना है। अब अगर आपका यहाँ लॉस है तो यहाँ मुनाफा है, यहाँ मुनाफा है तो यहाँ लॉस है। जहाँ मुनाफा है उसका रोज का स्क्रीनशॉट दिखाना है आपने, और क्या करना है। आप एक जगह 1 लाख खो रहे हो, एक जगह 1 लाख पा रहे हो, जहाँ पा रहे हो उसको लाइव दिखा दो, वही दिखा दो। ठीक है ना, मिस और गाइड जहाँ के खो रहे हो उसको दबा दो। अब इस अकाउंट में ज़्यादा मुनाफा आ गया तो यहाँ से उठा के पैसा यहाँ डाल दो। साल के लास्ट में आपका क्या लगा, आपकी तो दलाली लगी, लेकिन आपने इतने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया कि वो आपको करोड़ों रुपए दे गए सिर्फ इस बात के कि आप जो है इस तरह का उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, जो गाड़ियाँ दिखा रहा है, जो बंगले दिखा रहा है, जो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, जो होटल दिखा रहा है, भाई साहब उसके साथ काम ही मत करो, क्योंकि वो आपको दिखाई अपने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए रहा है। जैसे हम लाइव जाते हैं तो भाई साहब हम बिल्कुल ऐलानी कहते हैं, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते, और हकीकत है ये, और हम ज्ञानी नहीं है। और हम तो ज्ञानी है ही नहीं। जी जी जी। तो भाई साहब आपको सीखना है तो ऐसे आदमी से सीखिए जो आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि कुछ बेच रहा है। यदि आपने बेचने वाले से खरीदा तो उसका तो मकसद ही वही था, अब आप बेवकूफ़ बन जाओ। सही बात, बिल्कुल सही बात। दीपक भाई, ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग जुआ क्यों मानते हैं? ट्रेडिंग को जुआ इसलिए मानते हैं कि 2 प्रकार से ट्रेडिंग होती है। एक होती है कि मैंने सीख के करा, जब मैं सीख के करता हूँ तो वो मेरे लिए बिजनेस है। और जब मैं सिर्फ अपनी ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, जब लोग ये कहते हैं ना मुझे लग रहा था मैंने खरीद लिया, तो वो तो जुआ ही है। भाई मुझे लग रहा है मैंने इस पे दाव लगा दिया, ठीक है। और लगने लगने में तो आपको पता है ना महाभारत हो गई थी। सही बात है, सही बात। जो नए लोग आ रहे हैं भाई, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? उनको ट्रेडिंग में करनी चाहिए, उनको SIP करनी चाहिए, उनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो जी, जो लोग नए हैं या जिन लोगों के पास पर्याप्त पूंजी 25-1 लाख तक की है, मैं 25 लाख कह रहा हूँ, आप लोग इस पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें, 25 लाख उन लोगों को सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिप करनी चाहिए। उनको अपना दिमाग लगा के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कहीं नौकरी कर लें, कुछ बिजनेस कर लें, 10-20-50 हज़ार, लाख 2 लाख वहाँ से कमा लें, और यहाँ से जो आपको उचित मिल जाए सिप विप करके वो कर लें, तो दोनों मिला के अच्छी आमदनी हो जाएगी। आप ये सोचो कि मैं ये 25 लाख लेके आ गया और मैं इससे कमा लूँगा और वो कर लूँगा, तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन, और ये पैसा भी लॉस होते होते ज़ीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर छोटा पैसा है 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो कहीं भी इन्वेस्ट करके छोड़ दो। निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर्स हैं वो सारी कंपनियां इतनी हैं, 5-5, 6-6, 10-10 लाख करोड़ की उनकी मार्केट कैप है, तो वो ये नहीं है कि कल ही ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो दुनिया में उनका नाम है, अस्तित्व है। आप छोटे शेयरों में पैसा लगाओ, आप सोचो ये 7 रुपये 10 रुपये वाला शेयर 500 हो जाएगा, इससे बेटर है बड़ी कंपनी में पैसा लगाओ। ये साल का 10-12-15% बढ़ेंगे, लेकिन यही कंपाउंड करके आपको कितनी वेल्थ देंगे आप सोच नहीं सकते। काफ़ी लोगों को भाई इसकी लत लग चुकी है ना? वो अपनी इस लत से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं?
अपने घर को देखें, अपनी वाइफ को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने माता पिता को देखें और ये सोचें कि क्या वो कर रहे हैं जो वो बात इन सब के हित में है। वहीं से ही मोटिवेशन आ सकता है। और कोई मेरे पास ऐसी अमर बेल बूटा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये खा लो और आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। नहीं भाई साहब, आपका परिवार ही जो है वो आपको सुधार सकता है और दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि वो आपको चेंज कर सके। आज की यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? सीखो और पैसा कमाओ, ये एक केवल तरीका है पैसा बनाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास में, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने ट्रेडिंग की है, ना ही मैंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन दीपक भाई ने मतलब आपने जिस तरीके से सीखा स्टेप बाय स्टेप, तो मतलब काफ़ी कुछ पता चल चुका है। जी, और दीपक भाई के साथ हम बातचीत करते रहेंगे, आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे। भाई बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा बहुत आपसे बहुत बातचीत शुक्रिया मुझे करके। बुलाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं वो आज उन्हें मिला होगा। और दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने रिस्क पे काम करना है, अपने लॉसेस पे काम करना है। लॉस लेते वक्त ये सोचना है कि आज जो मैंने 10-20 हज़ार का लॉस ले लिया, 25 हज़ार का लॉस ले लिया, यदि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ एक ड्रेस या कोई फल या कोई चॉकलेट या कोई गिफ्ट ले जाता और ये 25 हज़ार में उस पर खर्च करता तो उसकी बाँछें कितनी खिल जाती, वो बच्चा कितना खुश होता, आपका परिवार कितना खुश होता। ये जो 25-50 हज़ार का आज आपने लॉस लिया है, यदि आप अपने पिताजी के लिए कुर्ता पजामा ले जाते तो वो कितने, उनकी छाती गर्व से चौड़ी होती। बस खुशियाँ घर में हैं, घर से बाहर कहीं नहीं हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को बटोरिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, सीखिए, अपने स्किल सेट पे काम करिए। मार्केट को पैसा देने की बजाय लाख 2 लाख 5 लाख अपने सीखने पे खर्च करो, मार्केट आपको लाइफ लॉन्ग पैसा देता रहेगा। बस इसी उद्देश्य से मेरा यही कहना है कि लर्न एंड अर्न। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को अगर आप देख रहे हैं तो पेन पेपर भी साथ में ले लीजिए। दीपक भाई ने जो जो बातें आपको बोली हैं, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले नोट्स बनाइए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।